नमस्कार, 22 का महासमर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और मैं खुद ही सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं इस समय। मैं हर वो काम कर रहा हूं जो एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के आदमी को करना चाहिए। देखिए, हम एक जीवंत पार्टी हैं, एक डायनेमिक पार्टी हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं और विचार मंथन चलता रहता है। उसमें कुछ सवाल उठते हैं लेकिन समय के साथ उनका समाधान निकाल लिया जाता है। और आप बेफिक्र रहिए, हमारे मतभेद कुछ भी रहे हों लेकिन वो चुनाव जीतने में के रास्ते में नहीं आएंगे। हम सब एकजुट होकर के अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और 7 चरणों का चुनावी चक्रव्यूह उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी मतदान की तारीख जो है वो तय होगी, जिसको ये तो स्पष्ट एक्नॉलेजमेंट है कि कलह थी करके। और कलह की हालत ये थी, तीसरा मुख्यमंत्री आज चौथा होता मुख्यमंत्री हो तो बाल बाल बच गए जो वर्तमान वाले मुख्यमंत्री हैं। और आज भी कलह है। मंत्री और विधायक एक दूसरे पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, मंत्रीगण एक दूसरे के ऊपर खुलेआम। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उत्तर भाजपा नहीं आएगी दोबारा, ये जनता कह रही है। हम तो केवल 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कह रहे हैं, जनता कह रही है कि भाजपा नहीं आएगी अब दोबारा। तो हरीश रावत कह रहे थे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और जनता कह रही है बीजेपी नहीं आएगी दोबारा, कहकर उन्होंने बीजेपी को घेरा। बात 22 के महासमर में हम आपको बता दें, लगातार चुनाव आचार संहिता को लेकर जिक्र हो रहा था। लोग कह रहे थे कब तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, तैयारियां लगातार जारी हैं। और आपको बता दें, शहर में चुनावी तारीखों की तो लगातार चुनाव आयोग की हम बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है और चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि उत्तराखंड में 1 चरण में ही मतदान होगा। और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश 7th फेज, इशू ऑफ नोटिफिकेशंस 10th फरवरी, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 17th फरवरी, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 18th फरवरी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी को कराया जाएगा। दूसरा चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होगी। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। 10 मार्च को वोटों की गिनती कराई जाएगी। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। देवभूमि में 1 चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। चुनावी रैलियों, मतदान से लेकर चुनाव परिणाम आने तक कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 900 पर्यवेक्षक पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी चुनाव के मैदान में टक्कर किन दलों के बीच होने जा रही है, और अगर इस सवाल के जवाब ज्यादातर लोगों की राय यही है कि उत्तर प्रदेश में टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। और इन चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। और आज हम अखिलेश यादव की पार्टी की ताकत, कमजोरी, मौका और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 22 के महासमर में फतह हासिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जोर आजमाइश लगा रही है।
2012 से 2017 तक अखिलेश यादव यूपी की कमान संभाल चुके हैं। एसपी की ताकत की बात की जाए तो जातिगत समीकरण बैठाने में अब तक अखिलेश सफल रहे। अखिलेश यादव बखूबी इस दफा छोटे दलों को जोड़ने में कामयाब रहे हैं। हालांकि एसपी की ताकत के अलावा उसकी कुछ कमजोरी भी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश निशाने पर हैं। पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगते रहे हैं। योगी सरकार के 5 साल के दौरान अखिलेश जिस तरह से खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं, उससे एसपी के सामने इन चुनाव में कई मौके हैं। माना जा रहा है कि युवाओं को साधने के लिए अखिलेश यादव जोर लगा रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकमत करने के लिए भी अखिलेश यादव कोशिश में जुटे हैं। इसके साथ ही उनके पास ओबीसी वोटर्स को लुभाने का मौका भी है। इस चुनाव में कुछ ऐसे भी समीकरण हैं जो अखिलेश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल सीएम योगी जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे, उसी तरह अखिलेश की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर उभरी जिनके शासन में माफिया राज पनपता है, तो साथ ही धार्मिक तनाव भी जोरों पर रहता है। टीम न्यूज स्टेट। तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े, उनके पास चलेंगे। दीपक, पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसने पूर्वांचल जीता उसने पूरे उत्तर प्रदेश को जीता, और इस चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल के अगर हम कुल 150 सीटों की बात करें, जहां पे पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी, वहां पे इस बार बीजेपी को वो स्थिति 17 वाली नज़र नहीं आ रही है। और यही कारण है कि लगातार अभी पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के दौरे होते रहे। इन सीटों को साधने की कोशिश इन्होंने की, और ये कोशिश किया कि जहाँ जहाँ पे भी इनके विधायकों से लोगों में नाराज़गी है, जहाँ जहाँ पे भी काम को लेकर के लोगों में नाराज़गी है, वहाँ पर लोगों की नाराज़गी दूर की जाए, विकास की तमाम योजनाओं की सौगात वहां पे दी गई। लेकिन पूर्वांचल का वो इलाका, खासतौर पे गोरखपुर और बस्ती मंडल की जो हम बात करते हैं, तो ये वो इलाका है जहां पे योगी आदित्यनाथ का एक प्रभाव चलता है। सीटों के टिकट बंटवारे से लेकर के और प्रत्याशियों के चयन तक में सारी जो महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ की 2017 के पहले रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में स्थितियां अलग हैं। इस बार बीजेपी चाहती है कि पश्चिम से अगर उसको कहीं कुछ नुकसान हो तो उसकी भरपाई पूरे पूर्वांचल से हो। इसलिए जितनी सीटें पूर्वांचल में बीजेपी ने हारी थी, उन तमाम सीटों पर पिछले 1 महीने में ताबड़तोड़ दौरे किए गए। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन सीटों पर दी गई, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा जाए और विकास के मुद्दे पर लोगों को अपने साथ लाया जा सके। हालांकि अब ये 6 तारीख को जो चुनाव है गोरखपुर में 6वें चरण में, उसके बाद ये 3 तारीख को जो चुनाव है मार्च में, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कितने लोग बीजेपी के साथ में आए, कितने लोग समाजवादी पार्टी के साथ में गए। लेकिन अगर चुनाव वर्चुअली हुआ और खासतौर पे रैलियों पे अगर प्रतिबंध लगा तो बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा फायदे का सौदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी या जो दूसरे अन्य दल हैं वो अभी टेक्निकली उतनी स्ट्रांग ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आज हमने तमाम पार्टियों में जाकर के ये जानने की कोशिश की शुभम, कि अगर वर्चुअल रैली होती है या फिर लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए जो बड़े नेता हैं उनके संदेश को पहुँचाया जाता है, तो कितनी पार्टियाँ कितना स्ट्रांग है। बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के पास कोई आईटी टीम नहीं है गोरखपुर में, किसी भी पार्टी के पास कोई अपना एक ऐसा कमरा नहीं है जहां पे बैठ करके उनके वॉलंटियर्स लोगों तक अपनी जो मैसेज है नेता की पहुंचा सकें। तो पूरी तरह से अभी इसमें पूर्वांचल में फिसड्डी है सारी पार्टियां। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है अगर सोशल मीडिया के जरिए इस बार इस चुनाव को लड़ा गया। हालांकि जो वोटों का गठजोड़ है इस बार बीजेपी के पक्ष में इसलिए भी आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि निषाद पार्टी और जो निषाद वोटर है एक बड़ा फैक्टर थे डॉक्टर संजय निषाद के साथ, वो इस समय बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो एक बीजेपी के लिए अगर कहें तो थोड़ा सा इस बार स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन आपके पास फिर से आऊंगा मैं। निखिल और हमारे सहयोगी मानवेंद्र भी लगातार जुड़े, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट दिलाने में जिसका चेहरा सबसे ज्यादा प्रभावी है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धुआंधार प्रचार के जरिए ये आम जनमानस तक पहुंचने में कामयाब होते रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा था और उस समय पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को अपना चेहरा नहीं बनाया था और यही वजह है उसे इसका भरपूर फायदा भी मिला था। युवा जनो येन गता सपंथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात का वो चेहरा जिसकी शख्सियत चुनावी बयार का रुख बदलने का मादा रखती है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिनके नाम पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में
बीजेपी अकेले दम पर 71 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2017 में विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार कर 312 सीटों पर जीत दर्ज की। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। मतलब ये कि पीएम मोदी की चमत्कारिक शख्सियत एक बड़े वोट बैंक को आकर्षित करती है। और अब जब फिर चुनाव होने जा रहे हैं तो सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि एक तथ्य जो पीएम मोदी की शख्सियत को मजबूती देता है, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, या फिर यूं कहें कि मंदिर के लिए दशकों से चले आ रही संघर्ष यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में समापन तक पहुंची। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास कर पीएम ने साफ कर दिया, जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया। टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र इस वक्त जुड़े उनके पास आएंगे। मानवेंद्र, आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त अगर हम देखें तो सारे जो राजनीतिक दल हैं वो इसी कश्मकश में जुटे हुए हैं कि कैसे लोगों को प्रभावित करने में वो सफल हो सके। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस वक्त नजर आया है? ये देखिए, प्रयागराज की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है ये, और मेरी जानकारी के मुताबिक उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी इस क्षेत्र में जो टिकट बंटवारा होने वाला है, जो टिकट दिया जाएगा उसको लेकर के। एक अहम बात ये भी है कि इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी 40% से 50% जो विधायक हैं उनके जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे उनके टिकट काटेगी। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर करने का प्रयास इस तरह से किया जाएगा, तो ये बहुत अहम होगा कि किन लोगों को टिकट मिलता है। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो एक सीट से एक दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि अगर हम वर्चुअल मोड की बात करें तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भी बीजेपी हावी दिखाई देती है और तैयारियां बीजेपी ने पहले से ही कर रखी थी। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रियंका गांधी ने प्रचार किया पूरे यूपी में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका ज़रूर होगी इस चुनाव में। और प्रमोद तिवारी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, मणिपुर और गोवा की बात कर ले तो वहाँ पर दूसरे नंबर पे वो लोग थे। पंजाब में उनकी सरकार लौट रही है, उत्तराखंड में 3 चीफ मिनिस्टर बदले जा चुके हैं और तीनों इस बार निश्चित तौर पर लोग कांग्रेस को चुनेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी दावा किया है कि कांग्रेस जो है वो जीतने जा रही है, लेकिन जीत हार क्या हो किसकी होगी ये तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को अनदेखी नहीं किया जा सकता। अगर जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर्स होते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, या ऐसे वोटर्स हैं जो नाराज़ हैं बीजेपी से, अगर वो कांग्रेस की तरफ कुछ % उसमें रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को ही होगा, क्योंकि वोट एक साथ कंसोलिडेट नहीं हो पाएंगे सपा के पक्ष में। दूसरी तरफ AIMIM को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो भी एक इस बार चुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगा। इस तरह की संभावना तमाम जानकारों ने जताई है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात कर ले तो पिछले चुनाव में काफ़ी वोट मिले थे और दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता जो है उसका वोट प्रतिशत AIM में बढ़ेगा। ज़्यादा संख्या में AIM से जुड़े हैं तमाम जो मुस्लिम मतदाता हैं, और अगर उनकी संख्या पिछले चुनाव की तुलना में दुगनी हो जाती है, जैसा कि AIMIM की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा जिसका फ़ायदा अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी की स्थिति निश्चित तौर पर फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है, जो तमाम समीकरण हैं। और अगर नेक टू नेक फाइट होती है, कांटे की टक्कर होती है, तो ऐसे में वर्चुअल मोड जो है वो निर्णायक साबित हो जाएगा। बिल्कुल मानवेंद्र, बने रहिए, हम वापस आएंगे आपके पास। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल होगी। और सीएम योगी विकास और विश्वास के मुद्दे के साथ साथ सत्ता पर सवारी करने का दावा कर रहे हैं और अपने कामों के साथ जनता के बीच में। राजनीति के पटल पर एक चेहरा जिस पर सभी की नजर है, एक चेहरा जिसकी 5 साल की उपलब्धियां चुनावी बिसात के केंद्र में हैं और बीते कार्यकाल में उठाए गए कदम चुनावी चर्चा विषय। नाम योगी आदित्यनाथ। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
अब सवाल है कि चुनावी महाभारत में बीजेपी का ये महारथी कितना उपयोगी होगा। 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया की धारणा को बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का एक अग्रणी प्रदेश बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। अब देखिए कि वो कौन सी उपलब्धियां या फिर वो कदम हैं जो कि इस महासमर में बड़ी भूमिका निभाएंगे। विकास का योगी मॉडल, कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई, कोरोना मैनेजमेंट, औद्योगिक विकास, सड़क और स्वास्थ्य, अयोध्या में दीपोत्सव, धर्मांतरण कानून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये वो उपलब्धियां हैं जो चुनावी महामुकाबले में अहम रोल निभाएंगी। टीम न्यूज स्टेट। तो लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव इस चुनावी परीक्षा में पास होकर अपनी खोई हुई लोकप्रियता को फिर से पाने की फिराक में हैं। छोटे दलों से दोस्ती और बड़ों के आशीर्वाद के साथ फिर गद्दी की चाह रखे और 2017 में हुई हार से सबक लेकर 2022 में समाजवादियों का झंडा बुलंद भी करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने पुराने अनुभवों को अपनी सीढ़ी बनाकर 2022 के चुनावी समर में अखिलेश यादव बाजीगर बनना चाहते हैं। चुनाव अभियान की शुरुआत से वो इस बात को कह रहे हैं कि पिछले चुनावों में बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। लिहाजा इस बार उन्होंने छोटे दलों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है। अखिलेश ने जिसे अपना मजबूत फैक्टर बनाया है वो है TINA फैक्टर, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव। यानी बड़ी पार्टियों से दूरी, छोटे दलों से गठबंधन, पिछड़ी जातियों का साथ, पारिवारिक कलह खत्म। मतलब ये कि बंगाल चुनावों के वक्त ममता बनर्जी ने जैसे टीना फैक्टर से बाजी पलट दी थी, उसी की फिराक में अब अखिलेश यादव हैं। पर कानून से लेकर पलायन तक उनके राज्य में कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो उन्हें इस बार भी कमजोर बना रहे हैं और बीजेपी को मजबूत। मसलन कमजोर कानून व्यवस्था, माफिया राज को बढ़ावा देना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू विरोधी छवि। जनता के सामने अखिलेश सबसे मजबूत विकल्प है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही वजह है कि अपने विरोधी फैक्टर को अखिलेश जनता के सामने बेहतर बताकर सरकार पर हमलावर हैं और अपने पुराने फैसलों को पानी में घुली चीनी की तरह भूल गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो निखिल, मानवेंद्र और दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और जनता को अपनी ओर करने की कोशिश में लगे और इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बेहद उत्साह में दिख रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का जमकर बखान किया। यूपी का सियासी इम्तिहान अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से आरोपों, दावों, वादों, बयानों, बखानों के सिवा शायद ही कुछ निकले। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी या फिर कोई भी दल या दल का नेता इस वक्त सिर्फ अपने सिर पर सत्ता का ताज सजने के सपने देख रहा है। फिर चाहे वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो या फिर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज एक कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को योजनाओं के जरिए घेरा और अपनी सरकार की विकासमयी तस्वीर और साफ की। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से अधिक था। आज ये घट करके 4% रह गया है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहाँ बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी।
माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात सीएम योगी ने हर बार की, आज भी उसका जिक्र हुआ। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। सीएम ने एसपी सरकार में महिला बेटियों की सुरक्षा नहीं होने का आरोप लगाया और मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक हर किसी को घेरा। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आतंकी, अपराधी और माफिया पर अटैक हमेशा से ही बीजेपी के हथियार रहे हैं। सीएम ने कहा उनकी सरकार में जितनी कार्रवाई हुई उतनी किसी सरकार में नहीं। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। यानी हर मुद्दे, हर योजना, हर काम, हर इम्तिहान में सरकार पास हुई। बीजेपी की यह सरकार इतनी चुस्त रही जितनी शायद ही कभी कोई सरकार रही हो। सीएम के हर संबोधन का सार यही था, यही है और शायद आगे भी यही रहे। टीम न्यूज़ स्टेट।